अगर आप लोगों के साथ इम्यूनिटी हो तो आप किसी किस्म का क्राइम भी कर सकते हो, लेकिन आपको गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कहेगी। हाँ, आप अपने देश को धोखा नहीं दे सकते, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। बाकी अगर आप किसी को मौत के घाट उतार भी देते हो तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। साथ ही साथ ईथन को ये भी पता चलता है कि इस वाली लाइफ का किंग पिछले वाली लाइफ से चेंज है, और ये इम्यूनिटी की ऑफर ईथन के नजरों में इतनी बुरी ऑफर भी नहीं। लेकिन क्या उनकी फैमिली को बस यही इनाम के तौर पर मिला था क्या? तो मालूम होता है कि किंग ने इम्यूनिटी के अलावा उन लोगों को काफी ज्यादा गोल्ड से भी नवाजा था, लेकिन अभी के लिए फिलहाल फैमिली उनकी रखवाली कर रही है ताकि बाद में जरूरत आने पर इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन अभी अभी तो इससे पहले ईथन की सिस्टर ने बोला था कि आर्डन फैमिली में सिर्फ यही लोग बचे हैं, तो आखिर ये किस फैमिली की बात कर रही है? तो पता चलता है कि ये एक सीनेट्स नामी 10 लोग होते हैं जो कि टेम्पररी आर्डन फैमिली पर राज कर रही है, और पूरी अथॉरिटी इन सीनेट्स के साथ है। और मजीद ईथन को ये भी पता चलता है कि किंग ज़ेगमंड ने खुद इन 10 लोगों को आर्डन फैमिली पर टेम्पररी रूल करने की इजाजत दी है, क्योंकि किंग ज़ेगमंड को कहीं न कहीं ये फील हो रहा था कि छोटी उम्र होने की वजह से ये इम्यूनिटी का गलत इस्तेमाल न कर दे। इस बात से ईथन को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि किंग ज़ेगमंड आर्डन फैमिली को बचाना चाहते थे, लेकिन अगली ओर उन्होंने खुद अपने हाथों से ही आर्डन फैमिली को डिस्ट्रॉय होने के लिए इजाजत दे दी। साथ में ईथन के पास्ट लाइफ में जो किंग था वो भी इम्पेकेबल था, लेकिन इस वाले किंग को देखने के बाद उस किंग के लिए ईथन के आंखों में इज्जत बढ़ गई। और सबसे चौंका देने वाली बात ये होती है कि इस आर्डन फैमिली का पैट्रियार्क तो ईथन ही बनेगा, लेकिन सेनेट्स ने इस मामले में भी अपनी दखल देकर इस ऑर्डर को भी पोस्टपोन्ड कर दिया है। सेनेट की इस हरकत का रीजन ईथन को समझ में आ जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं सेनेट्स को डर लग रहा था कि ईथन उनकी जान ही ना ले ले, इसलिए तो वो हर एक पैतरे का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो ईथन को पैट्रियार्क बनने से रोक ले। पर ईथन भी कहीं न कहीं इस बात को एक्सेप्ट करता है कि अगर उसे पैट्रियार्क बनाया जाता वो तो कब का इन सेनेट्स को मौत के घाट उतार देता। बट इसका मतलब ये नहीं वो पैट्रियार्क नहीं बनना चाहता। अभी उसकी उम्र 19 साल है, लेकिन उसे 20 ईयर्स ओल्ड होने में अभी भी 8 महीने रहते हैं। इसमें से जितना भी उससे हो सका तो वो तैयारी करेगा। इसी बीच ईथन की सिस्टर रोने लग जाती है, क्योंकि जिस तरह की फैमिली के हालात चल रहे हैं तो वो उसको खुद का कसूरवार मानती है। अगर वो थोड़ा सा भी हिम्मत जुटाती तो ईथन के लिए ये सब कुछ चीजें इतनी मुश्किल ना होती। लेकिन यहाँ पर हमें एक और बात भी पता चलती है कि आखिर क्यों वो इन हालात को ठीक तरीके से संभाल नहीं पाए। तो स्टोरी पास्ट में चली जाती है जब ईथन 9 साल का था, और उसे ये मालूम पड़ गया था कि अब उसके एंसेस्टर के साथ फैमिली विजन की स्किल भी जाने वाली है, और फैमिली पैट्रियार्क फ्यूचर में वही बनेगा। खूब कड़ी मेहनत करने के बाद फैमिली विजन की स्किल उसने सीख ली थी, लेकिन जो ही उसने इस्तेमाल की तो माना रश की वजह से वो कोलैप्स कर गया और वो 10 सालों तक कोमे में रहा। इसमें उसकी सिस्टर की कोई भी गलती नहीं, क्योंकि उस वक्त सिस्टर की एज भी 10 साल की थी और बाकी सिबलिंग्स सिर्फ शेल ऑफ डिसेंडेंट थे। तो इन बड़ी फैमिलीज के खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर पाए। प्रेजेंट में आने के बाद वो अपनी सिस्टर को शांत करवाता है। पूरी गलती उसकी नहीं, बल्कि अगर कसूरवार है तो वो ईथन ही है, क्योंकि उसने अपनी सिस्टर को बीच में ही छोड़ दिया। लेकिन ईथन की सिस्टर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता फैमिली के हालात कैसे हैं। उसे तो जस्ट ये खुशी हो रही है कि ईथन कोमे से दोबारा वापस निकल आया है। इसमें ही रात हो जाती है और सोने से पहले ईथन इन सब मैटर्स के बारे में सोच रहा था, क्योंकि हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। उसे ये पता नहीं कि वो दोबारा रिग्रेस्ट होकर यहाँ पर क्यों आया है और इसकी वजह क्या हो सकती है। लेकिन उसे ये जरूर पता है कि आज से उसे आगे क्या करना है। सबसे पहले इस 8 महीनों में उसे अपनी पुरानी स्ट्रेंथ को वापस गेन करना होगा और इन लोगों को सबक सिखाना होगा जो कि फैमिली के कास्ट आउट होने के बाद एडवांटेज ले रहे हैं, और ये सीनेट्स जो कि उनकी फैमिली पर बिना किसी अथॉरिटी के इस तरह रूल करते जा रहे हैं। और वो ठान लेता है कि चाहे जोन सी भी फैमिली ही क्यों ना हो, वो अगर उसके रास्ते में कांटा बनेगी तो उसे भी साथ में डिस्ट्रॉय कर देगा। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। ईथन की सिस्टर ईथन के लिए काफी प्यारा सा खाना भी बना चुकी थी, बस अब उसे बुलाने की बारी होती है। लेकिन जो ही वो बाहर निकलती है तो वहाँ पर कुछ सर्वेंट्स खड़े होते हैं जो कि गप्पे लगाते लगाते काफी जोर जोर से हंस रहे थे। ईथन की सिस्टर का मूड ऑफ हो जाता है और उनमें से एक जिसका नाम चैम्बरलाइन होता है उसके पास जाकर यहाँ उनकी फैमिली को अकेला छोड़कर वैकेंट करने का ऑर्डर देती है। लेकिन वो बंदा जो कि एक सर्वेंट है तो रॉयल्टी के इस मेंबर के सामने उसकी अकड़ कुछ ज्यादा ही होती है। वो तो साफ साफ ये कहकर कि ऊपर से ऑर्डर मिला है और वो ऊपर के ऑर्डर्स को ही मानता है, तो वो उसकी बात को नहीं सुनेगा। कोई सोल्यूशन ना नजर आते हुए वो सीधा अपने भाई को उठाने के लिए जाती है। किचन की ओर बढ़ता हुआ ईथन भी इन सर्वेंट्स को नोटिस करता है और कल की बात को रिमाइंड करवा के कि उनकी सिस्टर ने तो बोला था कि यहाँ पर उनके साथ सर्वेंट्स मौजूद नहीं, तो आखिर ये लोग कौन है। जिस पर सिस्टर से पता चलता है कि इन सर्वेंट्स को उनकी फैमिली ने हायर नहीं किया, बल्कि बाकी फैमिली सपोर्ट के लिए इन्हें यहाँ पर भेजी है। लेकिन ईथन के लिए अजीब बात ये होती है कि ये सपोर्ट के लिए आए हैं तो ये गप्पे क्यों मार रहे हैं। अगर इनकी कोई यहाँ पर जरूरत नहीं तो इनको वापस ही भेज देते हैं। लेकिन ईथन की सिस्टर ये कहती हुई कि क्या उसे लगता है कि उनकी सिस्टर ने ये ट्राई नहीं किया। ईथन समझ जाता है कि यहाँ पर ये भी अकड़ दिखाने लगे हैं। वो खाने से बीच में उठता हुआ और अपनी सिस्टर से इजाजत लेता हुआ कि वो इन लोगों के साथ आराम से अकेले में बात
बात करना चाहता है तो वो जल्दी वापस आ जाएगा। सीन दोबारा से उस सर्वेंट कैम्बरलाइन पर जाता है, जो कि बैठे बैठे हमें इस बात के बारे में बताता है कि इस फैमिली में जो भी यहाँ पर काम करता है तो पूरा दिन उसके मजे होते हैं और ऊपर से दुगना रिवॉर्ड भी उन लोगों को तनख्वाह के तौर में मिल जाता है, क्योंकि यहाँ से खबर ट्रांसफर करने का ही उनका सिर्फ काम है। पूरा दिन ऐश करो और आज की खबर अपर क्लास वालों को दे दो, बस यही काम करना। आखिर कौन छोड़ेगा। और अब जबकि एल्डेस्ट सन भी उठ चुके हैं तो इस खबर को देने के बाद उसे यकीन था कि अपर क्लास वाले उसे दुगनी अमाउंट देने को राजी हो जाएंगे, तो यहाँ से तो वो कभी भी नहीं जाना चाहता। लेकिन पीछे से कोई कैम्बरलाइन को आवाज देता हुआ जरा पीछे देखना, तो जो ही वो मुड़कर देखता है तो बंदे का चेहरा देखने से पहले उसके मुंह पर एक जोरदार का मुक्का पड़ता है, जिससे वो दूर जाके गिर जाता है। दर्द के मारे वो रियलाइज नहीं करता कि सामने तो एल्डेस्ट सन थे। उसे लग रहा था कि कोई और था तो वो उसे कमीना कह के बुलाता है, लेकिन बाद में रियलाइज करने के बाद कि गाली किसको दी है तो वो कपकपाने लगता है। वो ईथन को अपने करीब आने से मना करता है, क्योंकि कैम्बरलाइन को पता चल चुका था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन फिर भी उसकी इतनी हिम्मत कि डूक के बड़े बेटे को इस तरह गाली देना, तो वो उसे एक हाथ से उठा लेता है। कैम्बरलाइन की अकल अभी भी टिकाने नहीं आती, वो खुद को अभी भी इन लोगों से सुपीरियर मानता है। जो कि देख ईथन कहता है, डूक के बड़े बेटे के सामने इतनी बकबक कर रहे हो, ऊपर से गाली दे के सीना तान के तुम खुद को सुपीरियर भी समझ रहे हो, लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। उसकी आंखों में भड़कती हुई आग को देखकर वो समझ जाता है कि आखिर इतना गुस्सा क्यों है। वो बाकी के सर्वेंट जो कि इन लोगों के सपोर्ट के लिए आए थे, चिल्लाते हुए उनको मास्टर ईथन के सिस्टर की मदद करने का ऑर्डर देते हैं। वो भी जल्द से जल्द। जो ही कैम्बरलाइन ऑर्डर देता है वो चलने के बजाय भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी ईथन की इस साइड का शिकार बिल्कुल भी नहीं बनना। ईथन कैम्बरलाइन से काफी इम्प्रेस होता है, क्योंकि उसने डायरेक्ट से ही गलती पहचान ली और आगे से कैम्बरलाइन से यही एक्सपेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। कैम्बरलाइन जो कि अपना माथा पटक पटक के माफी मांग रहा था, वो भी कभी नहीं चाहेगा कि वो ईथन के इस साइड का शिकार बने। और ऊपर से ये बात भी उसे पता चलती है कि इतनी पतली बॉडी में भी इतनी ताकत है, और ऊपर से उसने माना का भी इस्तेमाल किया है, तो ये खबर तो उसे जल्द से जल्द बारोन कारगस के फैमिली के पास तो जरूर भेजनी ही पड़ेगी, क्योंकि शेर दोबारा जाग चुका है। अगला सीन दोबारा ईथन पर पड़ता है, क्योंकि कैम्बरलाइन को सबक सिखाने के बाद अपनी बॉडी के स्टेट को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि अगर उस माना बोल्स का माना वो एब्जॉर्ब ना करता तो वो कभी भी कैम्बरलाइन के सामने माना का इस्तेमाल नहीं कर पाता, और ये उसके लिए काफी बेइज्जती की बात भी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर दुश्मन कैम्बरलाइन नहीं बल्कि सिनेट्स है। सिनेट्स कैम्बरलाइन से ज्यादा ताकतवर है, उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए ईथन जी जान लगाएगा। लेकिन उससे पहले वो अपनी बॉडी की कंडीशन को भी चेक करने के लिए बैठ जाता है। जो है वो मेडिटेट करके अपनी बॉडी के अंदर देखता है तो सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। माना रश की वजह से माना उसकी बॉडी में हर एक पार्ट के तह तक पहुंच चुका था। ये एक एवरेज नाइट के लिए पॉइजन से कम नहीं, लेकिन उसके लिए ये एक अच्छी बात है। इससे एवरेज नाइट मर सकता था, लेकिन कॉन्टिनेंट का ग्रेटेस्ट टैलेंट नहीं। और ऊपर से वो एक खुशखबरी को भी नोटिस करता है कि ये बॉडी पूरे 10 साल के लिए इनएक्टिव थी, यानी कि वो कोमे में 10 साल पड़ा हुआ था। तो ईथन ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी बॉडी 10 साल के बाद भी इतनी अच्छी कंडीशन में होगी। लेकिन जो रगे माना को बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए मदद करती है, तो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। सबसे पहले इनको ही ठीक करने का और रिपेयर करने का वो ठान लेता है। और देखते ही देखते आधे घंटे की कड़ी मेहनत करने के बाद वो अपनी बॉडी में जितनी भी माइनर्स इंजरीज थी, क्योंकि स्ट्रेंथ इंक्रीज करने से उसे रोक रही थी, तो सक्सेसफुली ईथन के टैलेंट की मदद से वो काफी जल्दी इन्हें रिपेयर कर देता है। और अब बेस फाउंडेशन की बारी है। तो बेस फाउंडेशन क्या होता है? तो वो स्टेमिना ही है। फाइट में अगर वेपन्स के अलावा और कुछ चीज इंपॉर्टेंट होती है तो वो स्टेमिना ही है। अपनी वेन्स को दोबारा रिपेयर करने के बाद अब वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्टेमिना को देना चाहता है, और स्टेमिना देने की ट्रेनिंग वो शुरू करता है। इसी में ही सुबह से शाम हो जाती है। जितने भी सर्वेंट्स आर्डन फैमिली को सर्व कर रहे थे, तो उनके चेहरे पर एक घबराहट सी होती है, और वो इस बात को लेकर थी कि इतनी स्किनी बॉडी लेकर ये सुबह से शाम ट्रेनिंग ही करता आ रहा है। अगर एक मर्तबा ये फुली रिकवर कर ले तो ये और क्या क्या करेगा। एंड देन ईथन को अपनी ट्रेनिंग के बीच में ही पीछे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई सोल्जर उसकी बहन को पुकार रहा था, वो भी मिसेस मिसेस कहकर। जो है वो सोल्जर करीब आता है तो वो मिसेस के बारे में पूछता है कि मिसेस कहाँ पर है। लेकिन इसका जवाब देने से पहले ईथन ये पूछता है कि वो आखिर कौन है और वो मिसेस से क्या चाहता है। तो वो भी ईथन को पहली मर्तबा देख रही है। वो बताने से हिचकिचाती है, लेकिन फिर भी सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि वो उसे बताने पर मजबूर करता है। पता चलता है कि ये ईथन के छोटे भाई का मसला था, जिसका नाम मेयर होता है। वो दूर कहीं किसी बार में हंगामा मचा रहा था, और अगर मेयर को कोई रोक सकता है तो वो मिसेस ही है। लेकिन आखिरकार वो सोल्जर ईथन से भी पूछ लेता है कि उसने कभी यहाँ पर ईथन को नहीं देखा, तो वो आखिर है कौन। उसके जवाब को नजरअंदाज करके ईथन को इस बात की टेंशन हो रही थी कि वो उसका छोटा भाई, जो कि प्रोटीन, दूध और ट्रेनिंग के अलावा उसको कुछ सूझता नहीं था। हालांकि पार्टी के टाइम पर भी उसे सिर्फ प्रोटीन, दूध और ट्रेनिंग की पड़ी हुई थी, तो वो आखिर एक बार में इस तरह हंगामा क्यों मचाएगा। इस बात को एक्सेप्ट करना ईथन के लिए
बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो हंस को अपने साथ ले जाता है। हंस वही बंदा है जिसने ईथन से मुंह पर एक जोर का मुक्का खाया था। लोकेशन पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि उस जगह का नाम गोल्डन पब होता है और साथ में हंस से ईथन को ये भी पता चलता है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि इस तरह मीर हंगामा खड़ा कर रहा है। वो आजकल कुछ थग्स के साथ यहाँ पर आकर हंगामा रोज खड़ा करता है और अभी भी ईथन का छोटा भाई मीर अंदर मौजूद होगा। और जब इंटर करने की बारी होती है तो वो अपने मन ही मन कहता है, मेरा वो छोटा भाई जिसको कड़ी मेहनत के अलावा और कुछ सूझता नहीं था, तो क्या वो इतना बदल चुका है? आखिर मेरे छोटे भाई मीर, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम इस तरह कुछ गुंडों के साथ यहाँ पर आकर रोज हंगामा खड़ा करते हो? सबसे पहले उसे मीर नजर आता है जो कि गुस्से में टेबलें इधर उधर फेंक रहा था और शराब की जिद कर रहा था कि उसे और पीना है। अपने छोटे भाई की इस तरह फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर कि वो पहले से कितनी ज्यादा बदल चुकी है, तो ईथन को भी काफी बड़ा झटका लगता है। और इसी बीच अगली ओर वही गुंडे ईथन को नजर आते हैं, जिसकी वजह से उसका छोटा भाई मीर इस तरह हालत में है। वो हंस रहे थे और यही बात ईथन को सबसे ज्यादा चुभती है, इसलिए तो गुस्से में आता हुआ हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट सीधा टेबल को गुस्से में ही तोड़ देता है ताकि सब लोगों का ध्यान उसकी ओर हो। एंड देन इसी बीच हम मीर के एक बैक फ्लैश को भी देखते हैं जो कि हमें ईथन की मेमोरी से ही पता चलता है कि कैसे उसका छोटा भाई मीर कितना डिपेंडेबल और रिलायबल था। लेकिन इस वाली रिग्रेस लाइफ में पता नहीं कि इसकी क्या मजबूरी रही होगी। और जब सीन दोबारा प्रेजेंट पर आता है तो मीर, जिसको टल्ली होके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन इतना तो उसे समझ में आ जाता है कि वो अपने सामने अपने बड़े भाई को देख रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं होता अपने छोटे भाई की ओर दोबारा देखकर कि पहले ये कितना निडर और फियरफुल बंदा था, लेकिन अब देखो क्या अजीब सी शक्लें बना रहा है। तो ये